हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो मैं आज आप सभी के लिए कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है। मैं चाहता हूं इन सभी प्रश्न को आप करके ही बोर्ड परीक्षा में पेपर देने जाएँ, क्योंकि ये अवश्य ही आएंगे। तो चलिए हम बिना समय को नष्ट किए इसको हल करवाना शुरू करते हैं। दोस्तों दिया गया है, दी गई नाभिकीय अभिक्रिया में 7N14। दोस्तों यहाँ जो 7 है यह परमाणु क्रमांक है और जो 14 है यह परमाणु भार है। प्लस ON है, ये दोस्तों हमारा न्यूट्रॉन है। से 6 कार्बन 14, अर्थात इसका जो 6 है वो कार्बन परमाणु है और 14 जो है वो भार है। तो यहाँ पर दोस्तों जब हम देखते हैं तो यहाँ पर जो हमारा परमाणु क्रमांक था वो 7 था और यहाँ पर 6 हो गया है। तो दोस्तों इससे सिद्ध होता है कि जो निकला होगा कण वो हमारा प्रोटॉन होगा, क्योंकि जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वो परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। परमाणु क्रमांक में 1 की कमी हुई है, इसलिए एक ही प्रोटॉन निकलेगा। इसलिए दोस्तों हमारा ये वाला ऑप्शन राइट है। इसके बाद दोस्तों हमारा 2 नंबर प्रश्न आता है, E बराबर 100 कॉस ब्रैकेट में 6 गुणे 108 T प्लस 4x वोल्ट प्रति मीटर से निरूपित एक समतल विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण के माध्यम का अपवर्तनांक है। तो दोस्तों अपवर्तनांक का सूत्र हम जानते हैं, म्यू बराबर प्रकाश की चाल c बटे में किसी माध्यम में प्रकाश की चाल v। ये दोस्तों होता है अपवर्तनांक का सूत्र। तो यहाँ दोस्तों हमें जो किसी माध्यम में जो प्रकाश की चाल है वो नहीं ज्ञात है, तो चलिए हम इसे ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इस समीकरण को जब हम पुनः लिखेंगे तो कॉस ब्रैकेट में 2 पाई n और t लिख सकते हैं, और दोस्तों प्लस यहाँ पर दोस्तों हम लिख सकते हैं 2 पाई और बटे में लेमडा और इंटू में दोस्तों यक्स लिख सकते हैं। तो अब दोस्तों यहाँ से जब हम देखते हैं तो 2 पाई बटे में लेमडा के 4 बराबर है और 2 पाई n के दोस्तों 6 गुणे 10 की पावर 8 बराबर है। ये दोस्तों 10 की पावर 8 है, यहाँ मिस्टेक हो गई थोड़ी। तो दोस्तों इस प्रकार से हम जानते हैं कि जो चाल v है वो बराबर होती है लेमडा और दोस्तों n और लेमडा के गुणनफल के। तो यहाँ से दोस्तों हम लेमडा बराबर निकालते हैं तो चाल v और बटे में n जो कि आवृत्ति है वो आती है। तो अब दोस्तों यहाँ लेमडा की जगह पर हम चाल v और आवृत्ति n रखते हैं। तो दोस्तों आवृत्ति n ऊपर आ जाएगा 2 पाई के गुणे में। तो इस प्रकार से हमें इस समीकरण से मिलेगा 2 पाई अपान में लेमडा, और फिर दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई n और अपान में v। अब दोस्तों हम जानते हैं 2 पाई n अपान में v 4 के बराबर है। तो अब दोस्तों हम यहाँ पर रख लेते हैं और 2 पाई n की जगह पर 6 गुणे में 10 की पावर 8 रख लेते हैं। तो इस प्रकार से इसको दोस्तों जब हल करेंगे तो बटे में दोस्तों चाल v और बराबर में 4 आएगा। अब दोस्तों इस v को हम इधर ले जाएंगे और इस 4 को इधर ले आएंगे। तो 4 से जब हम दोस्तों 6 को काटेंगे तब दोस्तों हमें प्राप्त होगा 1 और पॉइंट में दोस्तों 5 और गुणे में 10 की पावर 8 दोस्तों हो जाएगा। अब दोस्तों हम अपवर्तनांक के सूत्र से देखते हैं तो अपवर्तनांक म्यू बराबर में दोस्तों 3 गुणे 10 की पावर 8 होगा, और दोस्तों बटे में हमें पता है माध्यम में प्रकाश की चाल 1.5 और गुणे में 10 की पावर 8 हो जाएगा। अब दोस्तों 10 की पावर 8 से 10 की पावर 8 कट जाएगा और जो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 30 हो जाएगा और ये 2 बार में लग जाएगा। तो इस प्रकार से हमें उत्तर 2 प्राप्त होगा, इसलिए बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों इसी में हमारा तीसरा प्रश्न आता है, समीकरण E बराबर PC, जहाँ E तथा P तथा C क्रमशः ऊर्जा संवेग प्रकाश की चाल को प्रदर्शित करते हैं, लागू होता है। तो दोस्तों यह जो समीकरण है इसे आइंस्टीन साहब ने दिया था। उन्होंने दिया था E बराबर mc स्क्वायर, और इसको दोस्तों हम इस तरह से लिखते हैं E इंटू में C और इंटू में C। अब दोस्तों ये जो द्रव्यमान है और ये दोस्तों प्रकाश का वेग है, चाल है, तो प्रकाश का चाल और द्रव्यमान को गुणा कर देंगे तो संवेग बन जाएगा। इस प्रकार से हमें PC प्राप्त हो जाएगा। आप दोस्तों जानते होंगे ये सिर्फ उन्होंने फोटॉन के लिए दिया था, इसलिए ये सिर्फ फोटॉन के लिए सत्य होगा। तो दोस्तों इसमें दूसरा ऑप्शन है फोटॉन के लिए लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं। तो दोस्तों यही हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यह सिर्फ फोटॉन के लिए है। इसके बाद दोस्तों इसी में हमारा 4 नंबर प्रश्न आता है, जैसे ही एक धातु एवं अर्धचालक के ताप में वृद्धि की जाती है। तो दोस्तों ऑप्शन दोनों की चालकता बढ़ जाएगी, दोनों की चालकता घट जाएगी, धातु की चालकता बढ़ जाती है तथा अर्धचालकों की चालकता घट जाती है, धातु की चालकता घट जाती है तथा अर्धचालकों की बढ़ जाती है।
तो दोस्तों यहाँ जो धातु होते हैं उनमें प्रचुर मात्रा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि जो अर्धचालक होते हैं उनमें कम मात्रा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए जब धातु में दोस्तों हम ताप को बढ़ाते हैं तब इलेक्ट्रॉन आपस में टक्कर होने लगते हैं। इसको आप इस तरह से समझ लीजिए, यदि कहीं बहुत ज़्यादा, जैसे कुंभ मेले को ले लेते हैं, वहाँ पर दोस्तों जब सिलेंडर ब्लास्ट हुए थे तब ज़्यादा भीड़ होने के कारण सब भाग नहीं पा रहे थे, आपस में लड़ जा रहे थे, कुचल जा रहे थे। इसी कारण दोस्तों वहाँ पर ऐसा हुआ। किंतु यदि भीड़ कम होती तो लोग भाग जाते, अर्थात बहुत तेज़ी से पलायन कर जाते। तो और वैसे तो दोस्तों सिंपली था। तो इसी प्रकार से दोस्तों इसमें होता है, ताप बढ़ा देने पर धातु की जो दोस्तों चालकता है उसमें दोस्तों कमी आ जाती है। चालकता अर्थात चलने की जो गति है उसमें कमी आ जाती है, और अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन कम होते हैं इसलिए इसमें तेज़ी से दौड़ने लगते हैं। तो इसलिए हमारा जो डी वाला ऑप्शन है, धातु की चालकता घट जाती है तथा अर्धचालक की बढ़ जाती है। इसके बाद दोस्तों ट्रांजिस्टर, ये दोस्तों आपके सिलेबस में नहीं है, यदि आप चाहते हैं तो इसे कर लीजिए, वरना मैं तो अवॉइड ही करूँगा, क्योंकि दोस्तों अभी हमारा एग्ज़ाम निकट है और हमें एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें देखनी हैं, क्योंकि दोस्तों वही हमारा साथ देने वाली हैं। बाकी चीज़ें हम कभी भी कहीं भी कैसे भी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों 6 नंबर प्रश्न आता है, एमीटर का नेट प्रतिरोध कम होना चाहिए जिससे। तो दोस्तों इसमें जो हमारा सी वाला ऑप्शन है, यह अधिक धारा नाप सके, इसके लिए दोस्तों एमीटर का प्रतिरोध जितना कम होगा वह उतना ही ज़्यादा धारा नाप सकता है। क्योंकि दोस्तों जब आप प्रतिरोध ही बढ़ा देंगे तो धारा का मान घट जाएगा। जब धारा का मान घट जाएगा तो एमीटर को कम प्राप्त होगा, इसलिए एमीटर उसको कम में ही मापेगा। इसलिए जो है प्रतिरोध बहुत ही कम होता है, इसका लगभग नगण्य होता है। जबकि दोस्तों जो हमारा वोल्ट मीटर होता है उसका प्रतिरोध दोस्तों अनंत होता है, या कह सकते हैं अधिकतम होता है, और एमीटर का दोस्तों बहुत ही कम होता है। और हाँ दोस्तों, जो वोल्ट मीटर है वो परिपथ में दोस्तों समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, जबकि जो एमीटर है वो परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। क्योंकि दोस्तों श्रेणी क्रम में धारा नियत होती है और वोल्ट को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, क्योंकि समांतर क्रम में वोल्ट नियत रहता है। इसके बाद दोस्तों इसी में हमारा 7 नंबर प्रश्न आता है, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर तथा धारा क्रमशः V बराबर 2 I बराबर 5 तब व्यय शक्ति होगी। तो दोस्तों हम शक्ति के सूत्र से जानते हैं कि शक्ति P बराबर में VI। अब दोस्तों V की जगह पर हम उसका मान 2 डाल देते हैं और I की जगह पर उसका मान 5 डाल देते हैं, तो इन्हें दोस्तों गुणा करने पर हमें 10 प्राप्त होगा, इसलिए B वाला ऑप्शन राइट है। इसके बाद दोस्तों इसी में हमारा 8 नंबर प्रश्न आता है, किसी विद्युत चुंबकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र का आयाम 3 गुणे में 10 की पावर -10 है दोस्तों, टेस्ला है। यदि तरंग की आवृत्ति 10 की पावर 12 हर्ट्ज है तब संबंधित विद्युत क्षेत्र का आयाम है। दोस्तों विद्युत क्षेत्र का आयाम आपको ज्ञात करना है। तो दोस्तों जो चुंबकीय क्षेत्र का आयाम B होता है, B0 होता है, वो बराबर होता है विद्युत क्षेत्र के आयाम E0 और बटे में प्रकाश की चाल C के। तो अब दोस्तों हमको ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र का आयाम, चुंबकीय क्षेत्र का पहले से ही दिया है, तो C का मान दोस्तों हम यहाँ B से गुणा कर देंगे। तो जब दोस्तों B से गुणा करेंगे तो C का मान 3 गुणे में 10 की पावर 8 होता है, तो 10 की पावर +8 होता है, उसे 10 की पावर -10 में जोड़ेंगे तब सिर्फ माइनस का 2 बचेगा और 3 गुणा होकर 9 हो जाएगा। इस प्रकार से जो हमारा इसमें दोस्तों B वाला ऑप्शन है 9 गुणे 10 की पावर -2 वो राइट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों इसमें हमारा 9 नंबर प्रश्न आता है, किसी चालक तार में धारा I प्रवाहित होने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह वेग U है। यदि उसी धातु की दोगुनी त्रिज्या के तार में धारा I हो तब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह वेग होगा। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो धारा I है वो बराबर होती है NE/AVD के। यहाँ पर दोस्तों जो VD है वो हमारा अनुगमन वेग है। तो चलिए हम दोस्तों पहली शर्त के लिए लिखते हैं, धारा I बराबर में दोस्तों दिया गया है NA की जगह पर हम दोस्तों πr² लिख सकते हैं, तो उसकी जगह पर हम दोस्तों πr² लिख लेते हैं क्योंकि वो क्षेत्रफल है NA और इंटू में दोस्तों E और अनुगमन वेग दोस्तों U दे रखा है, इसलिए हम उससे U रख लेते हैं। अब दोस्तों दूसरी शर्त में दिया गया है कि धारा 2I हो जाती है, तो अब इसे दोस्तों हम 2I कर लेते हैं। और दोस्तों इसमें जो त्रिज्या है वो भी दोस्तों 2R दोगुनी हो जाती है, तो इसलिए बराबर त्रिज्या जब 2 गुनी होगी तो यहाँ पर 4 गुनी निकल कर आएगा, क्योंकि ये R का स्क्वायर है। तो इस प्रकार से 4 और दोस्तों गुणे में हमारा जो है उसे एच लिख लेते हैं N और E और इंटू में आपकी बार जो अनुगमन वेग है उससे UD लिख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि इससे ही हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों I से I कट जाएगा, N से दोस्तों N कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, R² से R² कट जाएगा और दोस्तों E से E कट जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास दोस्तों बचेगा क्या, 1/2 और बराबर में दोस्तों U और बटे में 4 दोस्तों UD बचेगा। अब हमें दोस्तों UD ज्ञात करना है, तो इसे हम दोस्तों यहाँ पर गुणे में ले आते हैं। तो दोस्तों ये यहाँ जब आ जाएगा तब हमारे पास आएगा
2u और बटे में 4। अब दोस्तों 2 से 4 को काटेंगे तो 2 बार लगेगा। इस प्रकार से जो u बटे 2 है वो हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। मैं दोस्तों आपको ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ ताकि आपका समय ज़्यादा बर्बाद ना हो और मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूँ, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में जो बोर्ड एग्जाम में प्रश्न बनते हैं वो सब इन्हीं पर बेस्ड बनते हैं। मैं चाहता हूँ कि ऑप्शन बताकर समय बर्बाद करने से अच्छा है मैं उसे हल करके आपको बता दूँ, आपको समझ में आ जाएगा, तब उसे आप कहीं भी कर सकते हैं। अब दोस्तों इसमें हमारा 10 नंबर प्रश्न आता है। 3 प्रिज्मों का अपवर्तक कोण 15 डिग्री है, परंतु अपवर्तनांक क्रमशः 1.6, 1.5 तथा 1.4 है। यदि उनके विचलन कोण क्रमशः प्राप्त हों तब। तो दोस्तों हम जानते हैं कि किसी भी प्रिज्म का जो अपवर्तनांक म्यू होता है वो बराबर होता है साइन ब्रैकेट में दोस्तों लेमडा m प्लस में a और बटे में 2 और दोस्तों फिर से बटे में साइन a बटे में 2 होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें a 15 डिग्री नियत दे दिया है, तो अब डायरेक्टली यदि म्यू किसी पर निर्भर करेगा तो वो दोस्तों हमारा लेमडा m पर निर्भर करेगा, और लेमडा m हमारा दोस्तों अनुक्रमानुपाती है, अर्थात लेमडा m जितना बढ़ेगा, लेमडा m यहाँ दोस्तों ये जो दिया गया है यही है, यहाँ पर दोस्तों जितना बढ़ेगा उतना ही हमारा अपवर्तनांक बढ़ेगा, अपवर्तनांक जितना बढ़ेगा उतना ही हमारा लेमडा m बढ़ेगा। तो इस प्रकार से चूंकि अपवर्तनांक 16, 15 और 14 हो रहा है, इसलिए जो ये बड़ा होगा इससे और इससे, इस प्रकार से हमारा इसमें जो पहला वाला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों इसमें हमारा 11 नंबर प्रश्न आता है। आवेश की प्रवृत्ति है। तो दोस्तों आवेश की प्रवृत्ति योगात्मक होती है, अर्थात दोस्तों अगर प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश का परिमाण समान है तो ये दोनों शून्य होंगे, क्योंकि इनके योगात्मक प्रवृत्ति होती है, ये मिलकर 0 हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों इसमें हमारा 12 नंबर प्रश्न आता है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है। तो दोस्तों विद्युत फ्लक्स का सूत्र दोस्तों होता है पाई बराबर पाई ई। दोस्तों ये बराबर होता है हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और इनटू में क्षेत्रफल ए। अब दोस्तों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र जो होता है वो वोल्ट प्रति मीटर होता है, तो उसे हम दोस्तों वोल्ट प्रति मीटर लिख लेते हैं। क्षेत्रफल का मात्रक दोस्तों मीटर स्क्वायर होता है, तो उसे मीटर स्क्वायर लिख लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, इस प्रकार से वोल्ट इंटू मीटर प्राप्त होगा, इसलिए इसमें हमारा जो दोस्तों बी वाला ऑप्शन है वोल्ट इंटू मीटर वो राइट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों 13 नंबर प्रश्न आता है। एन टाइप अर्धचालक होता है। दोस्तों एन फॉर यहाँ पर अर्थ होता है नेगेटिव। तो दोस्तों यहाँ पर एन टाइप अर्धचालक जो होते हैं वो ऋणात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। दोस्तों यदि कहीं कहीं आपको ऋणात्मक आवेशित नहीं दे रखा है तो आप वहाँ पर विद्युतीय उदासीन लगा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जब एन टाइप अर्धचालक में अशुद्धि मिलाई जाती है तब ऐसी अशुद्धि मिलाई जाती है जिससे कि अर्धचालक चालक की भांति व्यवहार करने लगे, अर्थात उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएं। तो जब इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो नेगेटिव है, जितना उसको पॉजिटिव अर्थात इलेक्ट्रॉन मिलेगा उसका आवेश घटता जाएगा, एक ऐसा समय आएगा जब उसका आवेश शून्य हो जाएगा। इसलिए यदि आपको ऋणात्मक आवेश नहीं दे रखा है तो आप लगा सकते हैं विद्युत उदासीन। और दोस्तों एक होता है पी टाइप अर्धचालक, इस पर दोस्तों पॉजिटिव चार्ज होता है और इसमें बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन वाहक प्रोटॉन होते हैं, और ये भी दोस्तों विद्युत उदासीन होता है क्योंकि इसमें भी अशुद्धि मिलाई जाती है। किंतु आप यदि ऑप्शन विद्युत उदासीन और धनात्मक दोनों दे रखा है तो आप धनात्मक पर ही लगाएंगे। और दोस्तों जो एन टाइप होता है उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं वाहक। अब दोस्तों इसमें हमारा 14 नंबर प्रश्न आता है। विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। इसके बाद दोस्तों जो अनुप्रस्थ तरंगे हैं ये ध्रुवण की घटना से सिद्ध हुआ था, ये भी दोस्तों आपको पूछ लेता है। इसके बाद दोस्तों 15 नंबर प्रश्न आता है। प्रिज्म से गुजरने के पश्चात श्वेत प्रकाश के किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है। तो दोस्तों प्रिज्म से गुजरने के पश्चात जो हमारा बैंगनी रंग होता है, नहीं दोस्तों जो हमारा लाल रंग होता है उसका न्यूनतम कोण होता है, और दोस्तों जो हमारा बैंगनी होता है उसका अधिकतम विचलन कोण होता है। इसके बाद दोस्तों इसमें हमारा 16 नंबर प्रश्न आता है। हाइड्रोजन परमाणु के 2 लगातार कक्षाओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के कोणीय संवेग का अंतर होता है। तो दोस्तों हमारा जो कोणीय संवेग का सूत्र होता है वो mv/r बराबर में nh और बटे में 2 पाई होता है। अब दोस्तों यहाँ पर दिया गया है परमाणु के 2 लगातार कक्षाओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग, अर्थात ये जो n है वो कक्षाओं की संख्या है। तो दोस्तों इसे हम पहली कक्षा के लिए जब ज्ञात करेंगे तो हमें h बटे में 2 पाई मिलेगा, और जब दूसरी कक्षा के लिए ज्ञात करेंगे तो 2h बटे में 2 पाई मिलेगा। तो दोस्तों इनका अंतर हमारा h/2 पाई ही रहेगा, इसलिए हमारा जो बी वाला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों इसी में हमारा 17 नंबर प्रश्न आता है, जिसमें दिया गया है धारावाही चालक के चारों तरफ उत्पन्न
क्षेत्र होता है। तो दोस्तों धारावाही चालक के चारों तरफ विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न हो सकते हैं। इसके बाद दोस्तों 18 नंबर प्रश्न आता है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। ये दोस्तों रिपीटेड है, इसलिए मैं चाहता हूँ इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। इसके बाद दोस्तों से हमारा 19 नंबर प्रश्न है, 4 डायोप्टर और 2 डायोप्टर क्षमता के 2 लेंस संपर्क में रखे जाते हैं, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी होगी। तो अब दोस्तों आपको संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है। सबसे पहले आप इसकी क्षमता ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों टोटल क्षमता P बराबर में दोस्तों 4 और प्लस माइनस का 2 हो गया। अब दोस्तों इसे जब हम हल करेंगे तब हमें प्लस का 2 क्षमता प्लस का 2 दोस्तों सॉरी प्लस का 2 रहेगा, यहाँ पर प्लस का 2 प्राप्त होगी। अब दोस्तों हम जानते हैं कि जो फोकस दूरी F होती है वो दोस्तों बराबर होती है 1/P के। तो अब दोस्तों यहाँ पर P की जगह पर हम डाल देंगे उसका मान 2 डायोप्टर, किंतु दोस्तों यहाँ पर हमें सेंटीमीटर में सभी मान दिए गए हैं, इसलिए हमें ऊपर 100 रख लेंगे, क्योंकि दोस्तों सेंटीमीटर में दिया होता है तब 100/P होता है सूत्र। तो अब दोस्तों 100 को जब 2 से भाग करेंगे तब हमें 50 सेंटीमीटर प्लस का प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों 20 नंबर प्रश्न आता है, जिसमें दिया गया है, एक धातु के पृष्ठ पर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटॉन आपतित होते हैं, तब उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, निरोधी विभव होना चाहिए। तो दोस्तों आपको निरोधी विभव ज्ञात करना है। इसके लिए आप दोस्तों जानते हैं किसी भी पृष्ठ पर आपतित जो ऊर्जा E होती है दोस्तों, ये हम आइंस्टीन के नियम के अनुसार बताते हैं, वह बराबर होती है उस पृष्ठ के कार्यफलन फाई E के और प्लस में दोस्तों जो उसको गतिज ऊर्जा प्रदान करता है K के। तब दोस्तों गतिज ऊर्जा हम ज्ञात कर लेते हैं, फिर गतिज ऊर्जा बराबर होता है EV और वहाँ से हम दोस्तों V को ज्ञात कर लेंगे जो कि निरोधी विभव है। अब दोस्तों हमें E यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है और दोस्तों जो हमारा अधिकतम ऊर्जा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है, तो उसे हम दोस्तों यहाँ पर डाल देंगे। तब दोस्तों 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा। इस प्रकार से K बराबर हमारा दोस्तों 2 हो जाएगा, K बराबर 2। अब दोस्तों K की जगह पर हम EV लिख सकते हैं, इसलिए हमारा EV बराबर में 2 EV ही रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही दिया है। अब दोस्तों ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, इसे जूल में बदलने के लिए इसमें 1.6 × 10⁻−19 से गुणा करेंगे। और यहाँ दोस्तों जो E है यह आवेश है, आवेश का मान भी 1.6 × 10⁻−19 होता है, इसलिए जो E है उससे उधर का जो मान होगा जूल में बदलने पर वो कट जाएगा और V बराबर 2 आ जाएगा, इसलिए हमारा जो B वाला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और अपना पढ़ाई में व्यस्त रहिएगा। तो आशा है आप सभी ने हमारी वीडियो को लाइक किया होगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। जय हिंद,